बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में जो सरकार है वो अनदेखी सरकार करती है। अगर सोचिए बिहार में अगर सरकार सोचेगी तो क्या बिहार में बाढ़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, सरकार कर सकती है ऐसा, लेकिन वो करना नहीं चाहती है। देखिए जो इतना बड़ा नदी आपको दिख रहा है, ये इतना बड़ा नदी एक्चुअल में है ही नहीं। ये जो है इस साइड से नदी दिख रहा है और इस साइड से थोड़ा बीच में ही नदी है, लेकिन जो है पटरी जो होती है उसके नीचे वाले एरिया में जो भी कंक्रीट होती है, जो भी गिट्टी होती है, वो पानी के समय नीचे बढ़ जाती है और ये भी एक्सीडेंट का। बिहार में किसी साल बाढ़ कम आती है, किसी साल बाढ़ हुमत की चली आती है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन अभी भी इन लोगों को पता नहीं है कि हमको बाढ़ को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। इनको बहुत जरूरी है बाढ़ को कंट्रोल करना, क्योंकि एक समस्या नहीं तो कई सारी समस्या यहाँ पर केवल बाढ़ के कारण से आती है। और तब हम जाकर के कह सकते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी, 100 पर भारी नहीं 100 पर भारी, समझे? तो बिहार में अगर बाढ़ का कंट्रोल होगा तब ना कहेंगे। तो चलिए बिहार में बाढ़ का आने का क्या कारण है उसको समझते हैं। सबसे पहला बिहार की जियोग्राफिकली कारण है, क्योंकि बिहार में जो उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड के एरिया से जो भी पानी आता है वो बिहार के इस साइड में बहा ले जाता है, और झारखंड का भी पानी जो आएगा वो बिहार के इस साइड से देगा। और नेपाल का पानी तो अबे करता है, नेपाल का कोसी नदी 7 नदियों को मिला करके बिहार में पानी फेंक देता है। इसीलिए जो है नेपाल के एरिया से, उत्तराखंड के एरिया से और उत्तर प्रदेश के एरिया से और झारखंड के एरिया से जो भी पानी आएगा वो केवल और केवल बिहार में ही दे देगा यहाँ पर, क्योंकि बिहार की भौगोलिक संरचना ही ऐसी है यहाँ पर। और इधर से जब पानी आएगा तो बिहार में जितनी टिल्ट होनी चाहिए, बिहार उतना टिल्ट है ही नहीं। इतना टिल्ट होना चाहिए तो इतना है, मतलब कि थोड़ा सा कम है, जितना कि होना चाहिए उतना नहीं है। जितना कि उत्तर प्रदेश में है, उधर उत्तराखंड में है, उतना बिहार में टिल्ट नहीं है। जब टिल्ट नहीं रहेगा तो नदियों को गुजरने के लिए प्रबंधता मिलेगा ही नहीं। प्रबंधता का मतलब होता है नदियों का ढाल, नदियों का ढाल मिलेगा नहीं तो बिहार में पानी कैसे उधर बंगाल की खाड़ी में जाएगा? तो बिहार में ही पानी जो है ऐसे फैल जाती है यहाँ। और बिहार में बाढ़ आने का और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है मानसून कारण है, क्योंकि मानसून नहीं रहेगा तो बिहार में बाढ़ आएगा ही नहीं। मानसून नहीं रहेगा, बरसात का मौसम ही नहीं आएगा तो बिहार में बाढ़ आएगा। क्या ठंडी में बाढ़ आती है, गर्मी में बाढ़ आती है? नहीं आती है, बरसात के मौसम में ही बाढ़ आती है। क्यों, इसको समझिए पहले। देखिए ये जो है पूरे विश्व का मैप है, मतलब वर्ल्ड मैप है। ये है हमारा देश इंडिया, और भारत के ठीक नीचे यहाँ पर हिंद महासागर दिखेगा, और हिंद महासागर के बीचों बीच एरिया से विषुवत रेखा गुजरती है। और विषुवत रेखा का इतना प्रभाव पड़ता है कि अफ्रीका के लोग एकदम जड़ के काला हो जाता है। और जब हिंद महासागर में इतनी गर्मी होती है और यहाँ का जो पानी जो है जलवाष्प बनकर ऊपर उठने लगती है, और यही आगे चल करके मानसून का रूप ले लेती है। इसको जो है हम हाई प्रेशर कहते हैं। और वहीं पर हमारे भारत में जो है जून के महीने में कई सारे परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे पहला परिवर्तन यह होगा कि जब जून का महीना चलता है तो ग्लेशियर जो है, हिमालय पर्वत जो है धीरे धीरे पिघलने लगता है। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो वहाँ का जो नेपाल के एरिया का, उत्तराखंड का एरिया का जो होगा, बहुत सारे नदी का जो स्तर है वो ऑलरेडी बढ़ जाता है। और वहीं उत्तराखंड में गंगा नदी का निर्माण जो होती है गंगोत्री से, वहां पर भी गंगा नदी का स्तर जो है बढ़ जाता है। तो ऑलरेडी आप बिहार में देखेंगे कि गंगा नदी का, बिहार में बाढ़ आने से पहले गंगा नदी का स्तर जो है बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में बर्फ पिघला, और बर्फ पिघलने के कारण जो है गंगा नदी का पानी जो है उत्तराखंड से और हिमालय पर्वत का एरिया से जो है बिहार में आने लगा। और बिहार में गंगा नदी का पानी तो अबे करेगा उत्तराखंड से, लेकिन वहीं पर जो है नेपाल के एरिया से भी जो है कोसी नदी से बिहार में आने लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन बिहार में जून के महीने में यह होता है, यहाँ का जो जलवायु है, गर्मी के महीने में गर्म हवा जो है ऊपर जाने लगती है, ठंडी के मौसम में ठंडी हवा जो है नीचे आने लगती है। तो गर्मी के मौसम में जब गर्म हवा ऊपर जाती है तो क्षोभ मंडल का स्तर जो है 14 किलोमीटर से बढ़ करके गर्मी के मौसम में 18 किलोमीटर हो जाता है, मतलब कि 4 किलोमीटर का गैप होता है। उसको ही हम लो प्रेशर कहते हैं। और वहीं पर जो हिंद महासागर में मानसून का जो हाई प्रेशर बना हुआ है वो तेजी से चाहता है कि हम भारत की ओर बढ़ें। जब भारत की ओर बढ़ता है तो सबसे पहला जो है केरल में टकराता है। केरल में टकराने के कारण जो है भारत में सबसे पहला बारिश जो होता है केरल में होता है। केरल में टकराने के बाद जून का पहला सप्ताह में केरल में बारिश हो जाता है। के बाद ये जो है मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है। सबसे पहला बटेगा ये पश्चिमी साइड में, दूसरा पूर्वी साइड में। आप कहोगे कि दो भागों में क्यों बटा? 2 भागों में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर अन्नामलाई, कार्डेमम, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत पाई जाती हैं। तो जब इस एरिया से मानसून गुजरती है तो यहाँ पर जो है 2 भागों में मानसून बढ़ जाता है। इस पश्चिमी घाट में 80% और पूर्वी घाट में 20% बढ़ता है, जिसके वजह से जो है ये भी आकार का जो है संरचना बना देता है। और भी आकार के अंदर में जो है बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होने का मतलब ये नहीं कि तनी भी बारिश नहीं होता है, बारिश होता है, लेकिन 10-15% बारिश होती है और सारा मानसून जो है आगे लेकर के चला जाता है।
है। ये गुजरात राजस्थान के रास्ते जब राजस्थान में गुजरता है तो अरावली पर्वत को बीचे बीच चीरते हुए यह जो है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में एंट्री करता है। हिमाचल प्रदेश में एंट्री करने के कारण हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के एरिया में बहुत एकदम बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं और यहाँ पर तो पूरे मतलब पहाड़ ही भरा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और ये शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी से जब मानसून टकराता है तब ये उत्तराखंड में एकदम बहुत धमाधम बादल फटता है यहाँ पर, और इतना बादल फटता है कि मानसून के महीने में हिमाचल प्रदेश का लोग कई रात तो सो नहीं पाते हैं। कैसे हमारे बिहार में बादल फटता है तो लोग कहता है कि अरे कान मुल्ला हो ना तो बहिर हो जाए। और ये जो मानसून का 20% बचा हुआ था पूर्वी घाट पर्वत से साइड से निकलते हुए ये बिहार में और ये नेपाल के एरिया में एंट्री करता है। जब नेपाल के एरिया में एंट्री करता है तो नेपाल का नदी जो है पहले ही गर्मी के आने के कारण ही ग्लेशियर पिघलने से वहाँ का नदी का स्तर जो है पहले ही बढ़ गया था, और जब मानसून आता है तो मानसून के आने से वहाँ पर भी बारिश नेपाल के एरिया में बहुत ज्यादा होती है। वहाँ का नदी का स्तर तो पहले ही बढ़ा हुआ था और मानसून के आने के कारण जो है वहाँ के नदियों का स्तर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जो है नेपाल के एक सबसे बड़ी नदी है कोसी नदी। कोसी नदी में लगभग 7 नदी आकर के मिलती है और वो कोसी नदी के रास्ते ही बिहार में आती है और बिहार के इस साइड के एरिया में बहुत ही भयानक मात्रा में बाढ़ ला देती है। और एक कोसी नदी पर बांध बना हुआ है जिसको कि हम कोसी बैराग कहते हैं। कोसी बैराग में 56 गेट हैं और कोसी बैराग की कुल पानी की क्षमता लगभग 5 लाख क्यूसेक है। एक क्यूसेक बराबर 28.32 लीटर होती है, लेकिन हम ऑलमोस्ट जो है ये 28 ही जोड़ते हैं यहाँ पर, समझे। तो देखिए अब की बार जो 2024 में बाढ़ का पानी छोड़ा गया था वो लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। तो 2 लाख क्यूसेक को आप सोचिए कि 2 लाख गुना ये 28 की कितना होगा, लगभग में 56 लाख लीटर पानी होता है प्रति सेकेंड। यहाँ देखिए बिहार में पानी 56 लाख लीटर आ रहा है, इस पर मतलब नहीं है। देखिए बिहार में पानी आ भी रहा है तो उसको गुजारने के लिए रास्ता तो चाहिए। जब उसको गुजारने के लिए रास्ता मिल जाएगा तो 56 लाख लीटर दो, ये तो फिर 256 लाख लीटर पानी दो, गुजार के लेकर चला जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ की नदियाँ जो है, यहाँ की नदियाँ बहुत ही पतली हैं और गाढ़ी ही नहीं है। देखिए ये पहले वीडियो आप क्लिप देखिए। देखिए ये जो इतना बड़ा नदी आपको दिख रहा है, ये इतना बड़ा नदी एक्चुअल में है ही नहीं। ये जो है इस साइड से नदी दिख रहा है और इस साइड से थोड़ा बीच में ही नदी है, लेकिन जो है बाढ़ का पानी आने से देखिए कहाँ तक का जो है पानी चला गया। देखिए वहाँ तक पानी जबकि कभी आता ही नहीं है, वहाँ तक पानी है। देखिए ध्यान से देखिए आप, वहाँ तक जबकि पानी कभी आया ही नहीं, लेकिन तब पर भी जो है देखिए बाढ़ का पानी कितना दूर तक चला गया। ये जो है इस साइड से और इस साइड से इतना ही नदी है बस। और नदियों का गड्ढा नहीं होने का कारण भी है कि हम लोग ही कारण है, क्योंकि नेपाल के एरिया में और बिहार के एरिया में इतना ज्यादा पेड़ पौधे का कटाई किया है कि नदी के पानी का सोखने का स्तर ही घट गया है। यहाँ पर पेड़ पौधे जो होती है मिट्टी को पकड़ के रखती है, जब बारिश होती है तो मिट्टी को भागने नहीं देती है। जब आप पेड़ पौधे को काट दोगे तो जब बारिश पड़ेगी तो वही मिट्टी जो है बह करके नदी में जाएगी और नदी की जो है जल अधिकरण की क्षमता जो है उसको घटा देगी यहाँ पर। और नदी जो है जितना पानी सोखती थी उतना पानी नहीं सोखेगी, धीरे धीरे उसका स्तर जो है घट जाएगा यहाँ पर। और देखिए बिहार में बाढ़ आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि बिहार में भ्रष्टाचार है। बिहार में जो सरकार है वो अनदेखी सरकार करती है। अगर सोचिए बिहार में अगर सरकार सोचेगी तो क्या बिहार में बाढ़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, सरकार कर सकती है ऐसा, लेकिन वो करना नहीं चाहती है क्योंकि उनको भी पता है वो बिहार में बाढ़ आएगा तो केंद्र सरकार से फंड लेगा और बिहार में जो है बाढ़ ग्रस्त एरिया वाले लोगों को चूरा चीनी मुढ़ी बांट देगा और जो है 6,000 रुपया मुआवजे के रूप में दे देगा और कहेगा कि जाइए बिहार से आप बाढ़ खत्म हो गया। तो देखिए बिहार के लोगों को भी जो है जिम्मेदार होना पड़ेगा कि हम ये चूरा चीनी नहीं लेंगे, 6,000 रुपया नहीं लेंगे। वो भी लोग सोचता है कि हम गरीब लोग हैं, यहाँ पर एक परिवार में अगर 6 भी लोग रह रहा है तो 6,000 रुपया सबको मिलेगा, सोचिए कितना रुपया हो जाएगा, ये सोचता है उनको। लेकिन बाढ़ ग्रस्त वाले लोगों को ये भी नहीं पता है कि बिहार में जो है 6,000 रुपया मिल रहा है, वो 6,000 रुपया से कई गुना ज्यादा उनको रुपया मिल सकता था अगर बिहार में बाढ़ नहीं आता। जब बिहार में बाढ़ नहीं आता तो कई सारे फैक्ट्री जो है बिहार में आते, जब फैक्ट्री आता है तो रोजगार मिलता तो उनके बाल बच्चे जो भी होगा उनको जो है रोजगार मिलेगा, उसकी जो है इनकम बढ़ेगी और बिहार भी आगे बढ़ेगा यहाँ पर। और बिहार में बाढ़ इसलिए भी आती है जो कि डूबा हुआ लोग हैं, जो बाढ़ग्रस्त एरिया में आता है वही केवल सरकार से मांग करेगी कि बिहार में बाढ़ नहीं आने चाहिए। जो कि ऊंचे जगह पर रहते हैं उसके यहाँ बाढ़ नहीं आती है, वो कहेगा भी नहीं सरकार को कि बाढ़ को कंट्रोल कीजिए, नहीं कहेगा। केवल नीचे जो डूबा हुआ है आदमी है जो कि बाढ़ग्रस्त एरिया में आता है केवल वही सरकार से मांग भी करेगा यहाँ पर, इसीलिए बिहार में बाढ़ आती है। और दूसरा है बिहार में बाढ़ आने पर समस्या। बिहार में बाढ़ आने पर क्या क्या समस्या होती है? सबसे पहला बिहार का ये नक्शा देखिए, जो ब्लू वाला नक्शा आपको दिख रहा है, ये पूरा नक्शा बाढ़ ग्रस्त एरिया में आता है। और ये जो बिहार का व्हाइट नक्शा दिख रहा है इसमें बाढ़ की समस्या देखने नहीं मिलती है। और बिहार का पूरा आबादी में से
से 76% आबादी बाढ़ग्रस्त एरिया में आता है। और भारत के पूरे बाढ़ग्रस्त एरिया की आबादी में से ये 22% का एरिया केवल बिहार ही कब्जा कर लेता है यहाँ पर। और बिहार की क्षेत्रफल जो है 73% बाढ़ग्रस्त हो जाती है और पूरे भारत में से 17% क्षेत्रफल जो है केवल बिहार में कवर हो जाती है। ये सबसे पहली समस्या है कि रेलवे को भारी मात्रा में नुकसान झेलने को पड़ती है। यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर जब पानी आ जाती है तो कई सारे एक्सीडेंट जो हुए हैं वो रेलवे के पानी आने के कारण हुई है, क्योंकि जब रेलवे का जो ड्राइवर होते हैं वो जो है ट्रेन के पटरी को नहीं देख पाते हैं किस एरिया में गाड़ी को मोड़ना है यहाँ पर। और दूसरी कारण कि जब पटरी जो होती है उसके नीचे वाले एरिया में जो भी कंक्रीट होती है, जो भी गिट्टी होती है, वो पानी के समय नीचे बढ़ जाती है और ये भी एक्सीडेंट का। और दूसरी तबाही जो है सड़क को देखने को मिलती है यहाँ पर, क्योंकि बाढ़ के मौसम में सड़क भी जो है बहुत बड़ी पैमाने पर तबाह हो जाती है यहाँ पर। और एक्सीडेंट का कारण भी जो है सड़क ही बनती है। सबसे पहले ये वीडियो क्लिप में देखिए कि कैसे सड़क तबाह हो गया है। और ना जाने कई सारे स्कूलें जो है वो भी तबाह हो जाती है। यहाँ पर कई सारे स्कूल गिर जाती है सिर्फ बाढ़ के आने के कारण। और कई सारे लोग जो है बाढ़ में बेघर हो जाते हैं, कई सारे लोगों का घर टूट जाता है। यहाँ पर सोचिए कि जो झोपड़पट्टी में रहता है वो कहाँ जाएगा, जिसके सर के ऊपर मकान है तो वो छत पर भी जाकर के रह जाएंगे, लेकिन उसका भी छत ढह जाता है यहाँ, समझे। तो बड़ी मात्रा में जो है कई सारे लोग जो है बेघर हो जाते हैं केवल बाढ़ के मौसम में। और चौथा कारण जो है भारी मात्रा में जो है फसल को नुकसान होती है यहाँ पर, क्योंकि कई सारे किसान होती है वो सोचता है अब की बाढ़ नहीं आएगी, अब की बाढ़ आएगा, उनको पता ही रहती है कि कब बाढ़ आएगा कब नहीं आएगा। वो फसल बो देते हैं और करोड़ों की मात्रा में बिहार में फसल नुकसान हो जाता है यहाँ पर। और पांचवा कारण जो है न जाने कितने लोगों को केवल बाढ़ के मौसम में होती है, कई सारे जानवर मर जाते हैं, कई सारे चूहे कीट फतिंगे होते हैं वो मर जाते हैं, जो कि हमारे फसल के लिए अच्छा माना जाता है, उनकी मौत हो जाती है यहाँ पर। और ना जाने कितने लोग जो है मलेरिया के कारण केवल उनकी मृत्यु होती है। लेकिन अभी भी इन लोगों को पता नहीं है कि हमको बाढ़ को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, इनको बहुत जरूरी है बाढ़ को कंट्रोल करना, क्योंकि एक समस्या नहीं न जाने कई सारी समस्या यहाँ पर केवल बाढ़ के कारण से आती है। अब समझिए कि बाढ़ की समस्या को कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए, बाढ़ से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहला जो आपको ये काम करना पड़ेगा कि नदियों को चौड़ा करना पड़ेगा। नदी में उतनी ढलान ही नहीं है और नदी में जल अधिग्रहण की क्षमताएं नहीं है जितने कि वो गंगा नदी का पानी, कोसी नदी का पानी आता है, उनको सोखने के लिए नदियों में क्षमता नहीं है। इसलिए उस नदी को इतना से इतना बड़ा करना पड़ेगा और इतना गाढ़ा से इतना गाढ़ा करना पड़ेगा, समझे। मतलब कि गाढ़ा करना पड़ेगा और चौड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि नदी का जो पानी है वो अंदर में अपने सोख ले। और दूसरा कारण ये है कि नदी की जल अधिग्रहण की क्षमता इसलिए घट गई है क्योंकि जंगल की कटाई हुई है। जंगल की कटाई को एकदम रोकिए, जंगल की कटाई जब तक नहीं रुकेगी बाढ़ कभी सुधरने वाला नहीं है। बारिश के मौसम में जंगल का मिट्टी जो है नदी में मिल जाएगी और नदी के जल अधिग्रहण की क्षमता को घटा देगी। मतलब कि इस नदी में गाद जमा हो जाएगी, कादो जमा हो जाएगी उस नदियों में यहाँ पर। और अगला काम ये करना पड़ेगा बाढ़ कंट्रोल करने के लिए कि हर नदी में छोटी छोटी रास्ते से जो है नहर गुजारना पड़ेगा। नहर गुजारने से जो क्या होगी कि नदी का पानी जो है कई सारे रास्ते से खेत खलिहान से जो बाढ़ ला देती है वो केवल नहर के जरिए ही यहाँ पर आएगा। जब नहर ला देंगे तो यहाँ पर जो है नहर से बाढ़ का कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जो है पानी नहर के रास्ते जाएगी ना कि खेत खलिहान के रास्ते जाएगी। और अगला है कि बिहार में बाढ़ कंट्रोल का क्या क्या फायदा है। बिहार में अगर बाढ़ को कंट्रोल कर दिया जाए तो क्या क्या फायदा हमको देखने को मिलेगी। सबसे पहला फायदा जो होगी कि बिहार में जो जितनी सारे फैक्ट्रियां हैं जो कि बिहार में बाढ़ आने के कारण जो है नहीं आती थी, वो भी सोचेगा कि हम बिहार में जाकर के फैक्ट्रियां लगाएंगे। देखिए, बिहार में कंपनियां या फैक्ट्री इसलिए लगाना नहीं चाहते थे कंपनी वालों, क्योंकि जो है बिहार में बाढ़ आती है। बिहार में बाढ़ आने के कारण जो है बाढ़ के मौसम में उनकी प्रोडक्शन रुक जाएगा, उनकी जितने भी लेबर होगा, क्योंकि लेबर भी तो आसपास के एरिया से, लोकल एरिया से आता है। अगर किसी लेबर के क्षेत्र में या किसी वर्कर के क्षेत्र में पानी चला जाता है तो वर्कर क्या करेगा, छुट्टी मार के चल जाएगा, अपना गांव एरिया में चला जाएगा। तो उस कंपनी का क्या होगा कि उस कंपनी में जितने भी वर्कर काम करता था उसकी कंपनी ठप पड़ जाएगी। हर साल, एक बार नहीं बल्कि हर साल उनकी कंपनियां जो है ठप पड़ जाएगी। इसलिए जो है कोई कंपनी बिहार में आना ही नहीं चाहता है यहाँ पर। और बिहार के बाढ़ कंट्रोल करने से होगा ये कि बहुत सारी कंपनी जो होगी वो बिहार में आने का सोचेगा और यहाँ पे जो जितनी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी बिहार से यहाँ पर। और दूसरे स्टेट के लोग जो कहते हैं बिहारी को मजदूर करके पुकारते हैं, अगर किसी एक ठेकेदार को दूसरे ठेकेदार को जो है मजदूर देना है तो दूसरा ठेकेदार पूछेगा उनसे कि हमको जो है 100 बिहारी की कमी है। वो ये नहीं कहेगा कि हमको मजदूर की कमी है, कहेगा हमको 100 बिहारी की कमी है। मतलब कि समझिए कि बिहारी को मजदूर करके पुकारता है यहाँ पर दूसरे स्टेट के लोग। तो अगर बिहार में बाढ़ का कंट्रोल हो जाएगा तो कोई भी आदमी बिहार के आदमी को मजदूर करके नहीं पुकारेगा यहाँ पर। और जब बाढ़ का कंट्रोल हो जाएगा तो हम भी महाराष्ट्र, गुजरात,
तेलंगाना, यूपी की तरह भी हम भी भारत के जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी सब चीज में साथ देंगे यहाँ पर। और तब हम जाकर के कह सकते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी, 100 पर भारी नहीं 100 पर भारी, समझे। तो बिहार में अगर बाढ़ का कंट्रोल होगा तब ना कहेंगे, ऐसा ही उड़ेंगे तो नहीं हुआ। कहने में सिर्फ आसान है लेकिन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर करना चाहते हैं तो उनको जो है 1 साल में पूरा नहीं होने वाले हैं। इस पर टारगेट लीजिए कि हमको 6 से 7 साल के अंदर में इनको कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर तो जरूर कंप्लीट होगा। यहाँ पर सुतल रहेंगे तो कुछ होने वाला थोड़े हैं। खैर, तो मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में बताया था कि बिहार में किसी साल बाढ़ कम आती है, किसी साल बाढ़ हुमत के चली आती है। ऐसा क्यों होता है इसको पहले समझिए। देखिए, इस पर 2 ही कारण होती हैं, क्योंकि जो है दक्षिणी अमेरिका के साइड से 2 हवाएं चलती हैं, ला नीना, एल नीनो। इसी 2 हवाएं का कारण होती है जो कि भारत में, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारत में कभी बाढ़ तेजी से ला देती है, कभी बाढ़ भारत में आता ही नहीं है। देखिए, ये जो एल नीनो हवा है ये दक्षिणी अमेरिका से चलता है। ये बहुत ही गर्म हवा होता है। गर्म हवा को हम लो प्रेशर कहते हैं। जब ये इस साइड से घूम करके ऐसे एंट्री करता है, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, जब ये इस साइड से घूम करके इधर ऑस्ट्रेलिया वाले साइड से एंट्री करता है और जब ये हिंद महासागर में पहुंचता है तो यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर मानसून गर्मी के कारण जो है यहाँ का पानी जो है भाप बन के ऊपर उठ रहा होता है, जिसको कि हम मानसून कहते हैं। मानसून में हाई उच्च दाब होती हैं, तो यहाँ जो है एल नीनो आती है, ये दोनों इस आपस में टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से जो है भारत में बारिश कम देखने को मिलता है। और इसी समय जो है बिहार में या तो फिर पूरे भारत में मानसून कम आती है, बारिश कम होती है। यहाँ पर 2024 में जो यही एल नीनो आया था और 2024 में इसलिए बाढ़ कम देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर खुश मत होइए, एल नीनो हर 5 से 6 साल के दौरान आती है, लेकिन इसके 1 साल ठीक बाद ला नीना आती है। ला नीना बहुत ही ठंडी हवाएं होती हैं। ठंडी हवा होने के कारण और जब ये इधर ऑस्ट्रेलिया वाली साइड से एंट्री करता है तो यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से ठंडी हवाएं ऊपर उठ रही होती हैं। और ये ला नीना जो होती है ये भी ठंडी हवा होती है, मतलब कि ठंडी हवा ये वाला, ठंडी हवा ये वाला, दोनों मिल जाएगा तो दोनों प्लस हो जाएगा। जब ये दोनों हवा जब मिल करके ये इंडियन ओशन की तरफ जोड़ लगाएगा तो बहुत ही तेजी से यह भारत की ओर बढ़ेगा। इसलिए जो है इस साल जो बाढ़ आएगा वो बहुत ही भयानक मात्रा में होगी बाढ़, और ये जो है 2025 में आने वाली है। इसको आप नोट कर दीजिएगा, क्योंकि जो 2025 में आएगी जो बाढ़ आएगी वो बहुत ही खतरनाक होगी यहाँ पर, क्योंकि जो है 2024 में बाढ़ नहीं आई थी एल नीनो की वजह से, और 2025 में जो बाढ़ आएगी वो एल नीनो की वजह से आएगी। समझ गए? बाकी यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट देश में कितने प्रकार की होती है और अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं और क्यों होती है, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके समझ सकते हो। बाकी यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।